आसमान से आगे जहां और भी है, उड़ान तेरी अभी बाकी है। संभावनाओं की कलम से नए युग की इबारत लिखेगा, इम्तिहान तेरा भी बाकी है। दर्शकों नमस्कार। हमर पहुना इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, संभावनाओं का कोई अंत नहीं, संभावनाएं अनंत हैं। हौसलों की उड़ान से आसमान छूने का जुनून आदमी को मानव से महामानव बना देता है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति एक जुनून के तहत काम करता है वो आसमान को ज़रूर छूता है, फलक को ज़रूर छूता है। इरादों के पक्के और अपनी धुन में रमे व्यक्ति ही इतिहास लिखा करते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू को सात समुंदर बिखेरी है और बिखेर रहे हैं। जी हाँ, वो शख्स हैं डॉक्टर अजय सहाय। डॉक्टर अजय सहाय छत्तीसगढ़ के उन नामचीन लोगों में शामिल हैं जिनकी चिकित्सा, सिने जगत में अभिनय, लेखन और निर्देशन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस कार्य के लिए डॉक्टर अजय सहाय को विविध क्षेत्रों में अब तक सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। डॉक्टर अजय सहाय से हम मुखातिब होने जा रहे हैं और हमारा कार्यक्रम है हमर पहुना। तो डॉक्टर सहाय, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने परिचय में ही दर्शकों को बताया कि आप पवित्र पेशे के चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे से जुड़े हुए हैं, तो चिकित्सा जगत से जुड़े होने के बाद आप फिल्म जगत में जिस ढंग से छलांग मार रहे हैं, एक से बढ़कर एक उपलब्धियां सामने आ रही हैं। इससे पहले हम आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और आप किस तरह से एक अपनी माटी के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने लगे। शुक्रिया शशांक जी। सबसे पहले तो आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मुझे दूरदर्शन के इतने बड़े मंच पर, प्रतिष्ठित मंच पर मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए पुनः शुक्रगुजार हूँ। मेरी पृष्ठभूमि एक ऐसे परिवार से है जहाँ पर पैदा होते ही बच्चों के हाथ में कागज़ और कलम दे दी जाती है। जी। मेरे पिताजी अंग्रेज़ों के ज़माने के क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वो राजस्थान के धौलपुर से बिलोंग करते थे। धौलपुर बोले तो चंबल नदी के उस पार, मुरैना से ठीक लगा वो धौलपुर होता है जी। और उनके भी पूरी पीढ़ियों से लोग एजुकेशन में ही थे। और माता जी हमारी आगरा शहर की थी, जो धौलपुर से मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है, यूपी में आता है। ताजमहल के आसपास उनका घर था। तो उनके घर में भी सब लोग एजुकेशन की पृष्ठभूमि से थे, लेकिन कलाकारी भी और संस्कृति, कल्चर उनके खून में बह रहा था। अच्छा। रग रग में बसा हुआ था। जी हाँ, जी। तो एक कहते हैं कि एक औलाद जो होती है तो माता और पिता दोनों का 50-50 गुणसूत्र आते हैं, जीन्स आते हैं। वही मेरे साथ हुआ। मुझे कला माँ से मिली विरासत में और एजुकेशन पिताजी से मिली। जी हाँ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पिताजी चंबल नदी क्रॉस करके मध्य प्रदेश में नौकरी करने आ गए। जी। उसके बाद विभाजन होते गए और अल्टीमेटली हम छत्तीसगढ़ में सेटल हो गए। जी। माता पिता आखिरी में यहीं रहे और उनका देहांत हो गया। पिताजी का 12 साल पहले, माँ का भी 1 साल भी नहीं हुआ है। और हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही बस गए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं, तो यहाँ इतना अच्छा लगता है। बहुत शांति है, प्राकृतिक संपदा बहुत है, ना यहाँ कोई बाढ़ का डर, ना भूस्खलन का डर, और यहाँ पर हर चीज़ मतलब अमन चैन है। हाँ, अमन चैन है यहाँ पर। तो हम यहीं के होके रह गए। अच्छा। और यही हमारी ज़िंदगी अब बढ़ती जा रही तेज़ी से आगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। डॉक्टर साहब, जैसे पेशे से आप डॉक्टर हैं और अभिनय एक दूसरा फील्ड होता है, तो आप दोनों फील्ड में कैसे अपने आप को इन्वॉल्व किए? एक तो आप डॉक्टर हैं, फिर अभिनय के क्षेत्र में भी हैं, तो इस तरह से विपरीत क्या हुआ? नौटंकियाँ जिंदगी इसका मेरा एक अंग रहा है शुरू से। या मैंने कह दिया कि कला मुझे माँ से विरासत मिली है। जी। तो जब अंदर में कोई एक कलाकार सोया होता है तो उसका कभी भी वो जाग सकता है। जी। जैसी परिस्थितियाँ अनुकूल मिली तो मेरे अंदर जो अभिनय का कीड़ा था, लेखन का और ये सब करने का, रंगमंच, ये जाग उठा। हुआ ये कि बचपन में तो हम ये सब बहुत करते थे, लेकिन उसके बाद मेडिकल पेशे में आने के बाद इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी। जी। रायपुर में एक बाबूलाल टॉकीज में छैया भुइया नाम की पिक्चर लगी जो सतीश जैन ने बनाई थी। और वहीं पर मेरी क्लिनिक थी कोतवाली चौक में। जी। तो मैंने देखा इतनी भीड़ कैसी लगी है सुबह से रात तक।
तो लोगों ने बताया छत्तीसगढ़ी फिल्म लगी। मैंने देखा, मज़ा आ गया। मैंने कहा तो सब हमारे ही बीच के लोग हैं, जो हम पर्दे पे देखते थे आज ये पर्दे पे, तो क्यों नहीं हम क्यों नहीं हैं उस पर्दे पे, हम क्यों कोई कसर छोड़े पीछे रहें। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जागा, लोगों से मिलना शुरू किया और आज मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ सतीश जैन से लेकर मोहन सुंदरानी तक, मधुकर कदम जी और जितने भी बड़े बड़े यहाँ के हुए हैं निर्माता निर्देशक, यहाँ के भोजपुरी के, इवन बॉलीवुड तक लोगों ने मुझे अपनी और मतलब मेरी काबिलियत प्रतिभा देख के अपनी फिल्मों में लिया और मेरी रंग यात्रा शुरू हो गई फिर से। कुछ नहीं बाँची साहब, जिंदगी मांधियार के और सिर्फ एक अंधरा बाप के। मैं आखिरी तक ये लड़ाई लड़ूंगा, अपाहिज हूँ, कमजोर नहीं। और एक ठन छोटा सा काम आप मन ला हमरो बार करना है। जमीन के कागजात में साइन करना है तो लो। और बगवा शिकारियों काटे के आरियों, अंगूर के लाड़ी गुड़ के तबेली मसल के खाऊं तो ओ ससुरा इंस्पेक्टर शिवराज भी ऐसा दुस्साहस कैले रहे। 3 ठक तो चक चुके, अभी 2 ठन और बाकी है। सब गड़बड़ हो गए, पकड़ ले माला, चलो पकड़ो। मैं अपने बेटे को गीली लकड़ी की तरह सुलगने नहीं दूंगा। 1 3 5 8 मर के जाओ गंगा घाट। अरे भाग जाओ, भाग जाओ। जबकि तुम दूसरे की बीवी हो, क्या सोचती हो? तुम्हें छूकर मैं अपने चरित्र को कलंकित करूंगा। कहा जाता है कि जहाँ चाह होती वहाँ राह होती, और आपने जिस राह को चुनी है उसका एक अपना अलग ही नज़रिया है। और राह को तो चुना है नहीं बोल सकते, क्योंकि एक डॉक्टर बनने में, और वो भी मेरी तरह जिसने बहुत सारी डिग्रियां ली हुई मेडिकल की कई ब्रांचेज में, तो बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई, 24x7 घंटे साथ हमको कम पड़ जाता है समय। तो वास्तव में मेरा जो पेशा है वो तो मेडिकल प्रोफेशन है, था और आखिरी सांस तक रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे लोगों की सेवाओं से जुड़ा है। अभिनय मेरा जुनून है, तो पेशा मेरा मेडिकल का है और शौक मेरा जुनून इसका अभिनय आपका जुनून है। तो आप इस जुनून में अपना कैरेक्टर फिल्मों में किस तरह तय करते हैं? मैं कुछ तय नहीं करता। अच्छा, मैं कुछ तय नहीं करता। क्या होता है कि जो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जो हैवी पेमेंट लेते हैं, तो वो फिर अपने कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा मतलब होमवर्क करते और करवाते हैं। मैं गरीबों का डॉक्टर हूँ, गरीबों का एक्टर हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, आपको फिल्म करनी है, और लोगों को पता होता है मेरे बारे में, जिसको जानकारी है वही मेरे पास आएगा। तो उसको पता होता है कि मेरा रंग रूप कैसा है, मेरा शरीर सौष्ठव कैसा है, मेरी आवाज़ कैसी। तो खुद ऐसे करेक्टर वो लेके आते हैं, वो कहते हैं सर ये करेक्टर आपसे सूट होता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप स्किप छोड़ दीजिए, अपनी कॉस्ट्यूम से लेके मेकअप तक और अपना हर चीज़ मैं खुद डिजाइन करूँगा, और फिर मैं उस पर एक होमवर्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा। और मालिक की दया से आज तक जितने भी करेक्टर भांति भांति के निभाए, लोगों को बहुत पसंद आए। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट ले लेता हूँ और उस करेक्टर में ढल जाने का काम मैं स्वयं करता हूँ। हाँ तो दिनेश, ते होमवर्क काबर नहीं करे हस? बिजली नहीं रहीस। बिजली नहीं रहीस तो मोमबत्ती घलो नहीं रहीस? मोमबत्ती तो रहीस, लेकिन माचिस पूजा घर में रहीस। पूजा वाले घर में जाके माचिस काबर नहीं लानेस? मैं बिन नहाए पूजा घर में नहीं जाऊँ। अरे तो काबर नहीं नहाए? पानी नहीं रहीस ना। पानी काबर नहीं रहीस? नहीं चलत रहीस। अरे मोटर काबर नहीं चलत रहीस? अरे वही बात ला बता दो, हमारे घर में बिजली नहीं रहीस। बॉलीवुड में छलांग कैसे लगाई? संयोग कह सकते हैं कि एक बार हम लोग 3-4 दोस्त बॉम्बे घूमने जा रहे थे, तो मैं मॉडलिंग का भी शौकीन था। तो मेरी मॉडलिंग की एक पोज मिडिल पेज फिल्मी पत्रिका में यहाँ के लोकल जो पत्रकार हैं, एडिटर हैं, संपादक, उन्हें छाप दी। तो हमारा एक दोस्त उस पत्रिका को देखने लगा, तो वहीं बाजू में एक शख्स बॉम्बे जा रहा था, उसने मेरी फ़ोटो देखकर बोला ये तो बहुत फोटोजेनिक है, कौन है? तो लोगों ने बताया यही है। तो उन्होंने कहा और राजकुमार संतोषी जी का मैं असिस्टेंट हूँ, मैं बॉम्बे में मिलवाता हूँ। तो उन्होंने संतोषी जी से मिलवाया। उसके बाद उन्होंने कई सारे लोग, उनके जो असिस्टेंट एक सुभाष जी हैं, सुभाष जी उस समय सिपाही फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मेरी कास्टिंग कर ली। लेकिन बॉम्बे का काम बहुत पेचीदा और लंबा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे हम 17 दिन रोके हैं तो 1 मिनट का हमारा सीन होता था, तो मेरा टाइम बहुत ख़राब हो रहा था। सिपाही पिक्चर आधी हुई लेकिन पर्दे पे नहीं आई, इससे बहुत बड़ा रोल था। फिर उन्होंने सुभाष जी ने इंसान पिक्चर बनाई जो कि सुपर हिट हुई। इसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, लारा दत्ता, ईशा देओल लोग थे। इसमें मुझको उन्होंने रोल दिया इसका सिपाही का, और बहुत अच्छा रहा। बाद में उनसे अच्छे संबंधी बन गए।
उन्होंने कहा कि हम आपको बराबर बुलाएंगे, लेकिन चूंकि मैं एक अस्पताल चलाता हूँ और अस्पताल मेरा मेडिकल हॉस्पिटल है और जिसमें आईसीयू भी है, इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब जहाँ दिल का इलाज होता है, दिल शरीर का इंजन होता है, जिंदगी मौत के बीच में एक धड़कन का फासला। मैं स्पेशलिस्ट हूँ हार्ट का, अगर एक धड़कन भी किसी की रुक गई तो हमेशा के लिए इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। तो मैंने फिर मन मार के बॉम्बे का रुख थोड़ा सा छोड़ा और यहाँ छत्तीसगढ़ में ही मैं अपने आप को आगे बढ़ाता गया, जहाँ भी जो मिला, क्योंकि फ़ायदा ये है कि हम सेम डे काम करके आ जाते हैं जी, और हम कहीं से भी मरीजों को इस बात का आभास नहीं होता कि वो मुझे मिस कर रहे हैं या हमारी कहीं भी सेवाओं में जरा भी कमी नजर आ रही। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जैसा कि आप बता रहे थे, बॉलीवुड की बात कर रहे थे, तो बॉलीवुड का कोई ऐसा अनुभव हमारे दर्शकों को बताएंगे, जो दर्शक हैं उनको लगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया और एक ऐसी छाप उसमें पड़ी, तो वो मिसाल के तौर पे। मुझे जो इनके जो एजेंट होते हैं उन्होंने कहा था कि पहली बात, अगर आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं तो कहीं से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं। अगर उनको पता चलेगा ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो आपको यहाँ से लोग पसंद नहीं करेंगे। आप बिल्कुल एकदम सादे सामान्य बेवकूफ़ टाइप से रहिए, जो बोलें सब हाँ करिए। मेरा पहला अनुभव था जी। और जैसा कहेंगे वैसा करके निकल जाइए। आप अपना डॉक्टर पने हम मत दिखाइए। मैं इनका सवाल ही नहीं है, मैं तो यहाँ एज ए छोटे से आर्टिस्ट के रूप में आया हूँ। जी हाँ, जी हाँ। फिर जब कैमरे के सामने आया और वहाँ पर बड़े बड़े अजय देवगन, अक्षय कुमार लोग खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आपको हम गोली से उड़ाएंगे, आपको मरना है। और उन्होंने कहा कि नए आर्टिस्ट हो, एक टेक देंगे और नहीं कर पाओगे तो हम आपको यहाँ से किक आउट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो मेरे हाथ में उन्होंने कुछ बांधा जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या बांध रहे हैं, खूब सारा, और बोले यहाँ खड़े हो जाओ। और उन्होंने कैमरा ऑन किया और उसे बोले कि आर्टिस्ट रेडी, एक्शन। और मुझे मार के गिरना था, मुझे नहीं मालूम थी कौन कब कहाँ गोली चलाएगा, लेकिन वो बम था मेरे हाथ में बहुत बड़ा जी। उन्होंने रिमोट से उड़ा दिया। अच्छा। और कैमरे के सामने बस मुझे इतना ही मालूम था मार के गिरना है तो कैमरे के सामने ही गिरना है, जरा भी आउट हुआ तो मेरे कोई लोग निकाल देंगे फिल्म से। जी। तो उन्होंने रिमोट से उड़ाया, बस यही ध्यान था। और लेकिन मुझे नहीं मालूम थी कि इतना बड़ा उन्होंने बम बांध दिया बारूद। मैं इतनी बुरी तरह सड़बड़ाया और वन टेक में मैं इतना शानदार गिरा कि लोगों ने इतनी तालियां बजाई। उन्होंने मुझे 25,000 रुपये इनाम दिया था उस समय, चेक, एक दिन की शूटिंग में। तो मेरे लिए बड़ा उत्साहित करने वाला था और अवसर मिला तो मैं वो क्लिपिंग आपको आज जरूर दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चल चल। हेलो डॉक्टर साहब, एक दूसरी बात हम बता रहे थे कि पूछना चाह रहे थे कि आपके कुछ ऐसे मित्र हैं, जैसे एहसान कुरैशी जैसे हास्य कलाकार भी हैं, तो ऐसे कुछ मित्रों के साथ आपके गुजरे हुए पल या उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बहुत छोटे संक्षिप्त रूप में बताइएगा। हम जब किसी भी फिल्म में काम करते हैं तो ढेर सारे दोस्त बन जाते हैं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी, चाहे उड़िया हो, चाहे तेलुगु हो। जी। और अक्सर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बहुत होता है और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो सब एक दूसरे को भूल जाते हैं, क्योंकि इतना काम हम लोग कर चुके हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परमानेंट संबंध बनाना कोई मुश्किल होता है। जी। एहसान कुरैशी जी बहुत मेरे करीबी हैं और अमन वर्मा जी भी बहुत करीबी हैं, आरती नागपाल जी। हमेशा मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में आजकल बॉम्बे में और विदेशों में भी एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जाता हूँ या कभी जजमेंट के लिए बुलाया जाता है और कोई ब्यूटी पेजेंट होता है। तो इन लोगों से बहुत अच्छी मुलाकातें होती हैं, साथ उठना बैठना होता है। फिर अगली बार मिलते तो उनको पता होता है ये डॉक्टर है जो बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पर आके। जी। डॉक्टर साहब, छालीवुड की जो फिल्में हैं या छालीवुड का जो भविष्य है, किस तरह से आप देखते हैं? छालीवुड का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि यहाँ के लोगों में जुनून है। यहाँ आपदा कोई नहीं है, सिर्फ संपदा ही संपदा है। सारे लोकेशन हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत अच्छा भविष्य है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से और अच्छे होने चाहिए
तभी दर्शकों का खिंचाव होगा। जैसे साउथ में जो भी फिल्में बनती हैं, लेकिन एक बात और है कि उनका बजट करोड़ों अरबों में होता है, हमारा बजट बहुत लिमिटेड होता है। जी, जी, फिर भी यहाँ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में छालीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा डॉक्टर साहब, संभावनाओं की बात जहाँ तक चली है, तो आप बॉलीवुड में जब इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, यहाँ के युवक युवतियाँ हैं, इनके बारे में वहाँ क्या एक वातावरण बनता है या नज़रिया है, इस बारे में स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शक। बहुत सी फिल्में जैसे मोर छैयाँ भुइयाँ थी जी, और अभी एक सतीश जैन जी की एक पिक्चर होती हंस जन पगली फंस जावे, उससे पहले माया। तो बहुत सारी फिल्में, और एक मनोज वर्मा जी की जो आपने भूलन दमेज, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे तहलका मचा चुकी है। अच्छा। तो लोगों को पता है बॉम्बे में कि छत्तीसगढ़ भी एक बहुत बड़ा हब है, सांस्कृतिक हब है। और आप देखिए आजकल साउथ के लोग और बॉलीवुड के लोग यही शूटिंग करने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अच्छा, आज के दर्शक किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं? क्या हमारी जो पटकथा है, हमारा जो लेखन है, गीत और संगीत है, इसकी क्वालिटी या इसका एक स्टैंडर्ड जो होता है, वो क्या गिरा है या फिर हम पटरी पे ठीक दौड़ रहे हैं? देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है जी। दूसरा, किसी के पास ना फालतू समय और ना फालतू का पैसा है। 150 रुपये मल्टीप्लेक्स की टिकट होती है और आप पॉपकॉर्न भी खाते हैं, 100 रुपये और लग जाते हैं। तो अगर पब्लिक अपना 2.5-3 घंटे का समय और इतना पेट्रोल खर्च करके और समय खर्च के आने जाने में व्यतीत करेगी, तो उसको एक 100% मनोरंजन चाहिए, 100% मनोरंजन। और मनोरंजन आपको तभी मिलेगा जब किसी भी फिल्म में कहानी कुछ नई हो, कुछ उसका एक उद्देश्य हो, कुछ उसका एक नतीजा निकलता हो, बहुत अच्छे उसमें डायलॉग हो, बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हो, बहुत अच्छी कहानी हो, बहुत अच्छा डायरेक्शन हो, बहुत अच्छा संगीत हो। तो अगर किसी फिल्म में सब कुछ है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपकी फिल्म में कमी है तो पब्लिक निश्चित रूप से नहीं जाएगी। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती। एक जन देख के आता है, 4 को बताता है। जी, जी। मैंने देखा है गांव वाले लोगों को, कई बार बहुत अच्छी अंग्रेजी फिल्में भी लगी हैं, तो लोगों से मैं पूछा कहाँ जा रहे हो तुम लोग ऑटो भर भर के, तो बोले हम श्याम टॉकीज जा रहे हैं, एक अच्छी फिल्म लगी। तो मैंने कहा फिल्म का नाम क्या है, तो बोले वो तो हमको नहीं मालूम। तो उनको टॉकीज के नाम से बताया जाता है, वहाँ चले जाओ बहुत अच्छी फिल्म लगी है, क्योंकि मनोरंजन होता है। आज जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, गीत का जो लेखन होता है, उसमें आप कितना अंतर महसूस करते हैं? पहले की जो फिल्में कर्णप्रिय लगती थी और आदमी के कानों में गूंजते रहते थे। ये तो बहुत सही बात है। आज भी आप देखिए, कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो पुराने ज़माने के मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर दा और इनकी आशा भोसले और लता मंगेशकर जी के ही गाने गाए जाते हैं जी। क्योंकि बहुत बड़ा होमवर्क होता था उसमें। जी, जी। और बहुत कुछ होता था। आज भी जो एक प्यार का नगमा की धुन आप सुनते हैं तो आप कैसे रोमांचित हो जाते हैं। जी, तो उस स्तर का काम थोड़ा सा शायद नहीं हो रहा है, जी। लेकिन मुझे उम्मीद है होगा क्योंकि लोगों को मालूम है और बहुत सारा हो भी रहा है। बहुत सारे देखिए, अरपा पैरी के धार आज जो हमारे यहाँ का राजगीत बन चुका है, तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हम चूक जाते हैं। हमें उम्मीद है वो चूक भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, छालीवुड में हमारे जो युवक युवतियाँ हैं या हमारी जो नई पीढ़ी है, उनके लिए क्या संभावनाएं देखते हैं OTT के प्लेटफॉर्म पे? OTT प्लेटफॉर्म का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और जैसे कि कोरोना काल में लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें का नारा चल रहा है जी। और सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत है, तो लोग घर में ही बैठे बैठे सब कुछ एंजॉयमेंट चाहते हैं और OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती और इसके साथ साथ जो कलाकार हैं उनको भी बहुत अच्छा काम मिल रहा है, उनके आय के नए स्रोत बन पड़े हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म का भविष्य और वेब सीरीज का भविष्य हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो युवा साथी हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। वाह, क्या बात। जो भी आपको करना है इसी जन्म में करना है और एक ही जन्म में करना है। तो इसलिए जितनी भी आपको जो भी इच्छा है मेरी तरह सब पूरी कर लीजिए, क्योंकि क्या है, जैसे मैं हूँ, अदब और लिहाज में तो सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन मुझे भी गुस्ताखी के लिए भी तो एक उम्र चाहिए, तो अभी ही मुझे उपलब्ध होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, जो भी आपके शौक़ है पूरे करिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दीजिए। चिकित्सा सेवा एक पवित्र पेशा होता है, तो इसमें आपकी कोई ऐसी यादगार बातें हो जो हमारे जो मरीज आते हैं उनके साथ आपके जीवन में चिकित्सा सेवा संबंधित हमारे पेशे में हर एक मरीज एक नया सबक देकर जाता है जी। और हम एक रोज़ नया सफलता का आयाम गढ़ते हैं रोज़ हमारे पेशे में।
कितनी घटनाएं सुनाऊं। रोज़ रात को हम जाते हैं तो हम खुश होकर जाते हैं, और अगर कोई मरीज अनायास चला जाए तो हम रोते हुए घर जाते हैं। लेकिन एक आध किस्सा बड़ा बताना लाजमी होगा जो मेरे दिमाग में है। एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर एक बार भर्ती हुए थे, और हमारे सीनियर ने बोला था कि इसको फलानी रिदम चल रही है, हो सकता है सडनली इनको कार्डियक अरेस्ट हो जाए, हार्ट बंद हो जाए, तो मैं ऊपर हूँ तो मुझे बुला लेना। वो पढ़ाई कर रहे थे और हम उनको डीसी शॉक लगाएंगे। और वही हुआ। अचानक रात को 2:30 बजे हम कुर्सी डाल के बैठे थे मॉनिटर पे, देखा उनका हार्ट बंद होगा, उनकी मौत हो गई। अब अगर हम उनको तीसरे फ्लोर पे अपने सीनियर को बुलाने जाते, फिर आते हो डीसी शॉक लगाते तो बहुत लेट हो जाता। हमने लगाते देखा था, मैंने दनादन इलेक्ट्रिक शॉक लगाने शुरू कर दिए। 7-8 बार में अचानक देखा उनकी धड़कन आ गई, वो जी गए। उसके बाद वो 6 साल जीवित हुए। तब सचमुच लगा कि आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। वाह, क्या बात है। एक दुखदाई घटना मेरे जो मन में हमेशा कचोटती है, और लगता है कि आज भी हम कहीं नहीं हैं, खुदा ही सबसे बड़ा है जी। वो घटना ऐसी है कि एक स्टाफ सिस्टर काम कर रही थी जब मैं पढ़ रहा था। वो बड़ी थी मुझसे, हम लोग सीनियर बोलते थे, मैं स्टूडेंट था, आरएमओ था मेडिसिन का। तो वो बोली कि मैं खाना खाने जाऊं। दोपहर का टाइम था, मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैंने कहा सिस्टर आप पहले खा के आ जाओ और जल्दी आना, फिर मैं जाऊंगा, मुझे भूख लगी है। जी। वो गई है, और 10 मिनट बाद मैं देखता हूँ वो लड़खड़ाते चली आ रही है वार्ड में। मैंने कहा सिस्टर इतनी जल्दी आप खाना खा के आ गए, आप तो 1 घंटा बोले थे, अभी 10 मिनट हुए। तो देखा वो पसीने पसीने लड़खड़ाती आ रही है। दौड़े हम लोग, क्या हो गया? तो पूरी ठंडी हो रही थी। बोली छाती दर्द, छाती दर्द। हमने जल्दी से उनको लिटाया तो देखा वो अजीब टाइप से हरकतें कर रही हैं। वो मेरी स्टाफ सिस्टर थी जो मेरे साथ लोगों की रोज जिंदगी बचाती थी। वो पलंग पे लेटी, बोली डॉक्टर लग रहा नहीं बचूंगी, बचा लो डॉक्टर, बचा लो मुझे। मुझसे लिपट गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। बेहद अफसोस। जिंदगी मौत के बीच एक धड़कन का फासला। जी जी। इसीलिए मैंने कार्डियोलॉजी में ज़्यादा काम किया ज़िंदगी में कि मैं इंजन मिस्त्री बनूंगा। वो आज तक दुखी मन होता है कि जब कोई भी मरता था, किसी की मौत होती थी, तो ये सीनियर ही मुझे सहारा देती थी, पूरी मदद करती थी, लोगों के लिए प्रयास करवाती थी, और कोशिश करो और कोशिश करो, शायद जी जाए। एक बार चला गया, धरती वापस नहीं आएगा। वो मुश्किल से शी डाइड विद इन 2 मिनट्स। वो मेजर हार्ट अटैक था जिसमें करने के लिए कुछ नहीं था। गई है मैं साइकिल स्टैंड तक, अपनी स्कूटी के पास तक आई है, और उनकी डेथ हो गई पलंग पर लेटते ही। ये झकझोरने वाला किस्सा था। बेहद अफसोस। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय निकाल कर आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए, बहुत अच्छी जानकारियां भी दी आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी आप मुखातिब हो रहे थे वरिष्ठ चिकित्सक, सिने जगत के अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक डॉक्टर अजय सहाय से। आदमी कठिन दौर से गुजरता है, कड़ी मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। अगले एपिसोड में किसी नए कलाकार के साथ, नए मेहमान के साथ, नए पहुना के साथ फिर मुखातिब होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।